हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमोट एकेडमी। आज है 29 जून 2021 और आज हम लोग 28 और 29 जून का एक साथ कंबाइंड करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। साथ ही उनसे रिलेटेड स्टैटिक जीके भी कवर करेंगे जो कि एग्जाम्स के लिए काफी रिलेवेंट होंगे। हम लोग 2 दिन का एक साथ इसलिए कवर करेंगे क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी जिससे हम कल रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली जूडोका यानी कि जूडो खिलाड़ी कौन बनी है? तो इंडिया से टोक्यो ओलंपिक में सबसे पहले जूडो खिलाड़ी बनी है टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली सुशीला देवी। इनके पहले एक और सबसे पहले जो जूडो प्लेयर टोक्यो जो ओलंपिक में भाग लिए थे वो रियो ओलंपिक में भाग लिए थे। कब लिए थे? रियो ओलंपिक में भाग लिए थे। उनका नाम क्या है? उनका नाम है अवतार सिंह। ठीक है, अवतार सिंह सबसे पहले 2016 रियो ओलंपिक जो कि रियो डी जेनेरियो ब्राजील में खेला गया था, उसमें सबसे पहले अपने इंडिया से क्या थे? जूडो प्लेयर थे। ठीक है, इसके अलावा भवानी सिंह आपको पता होगा तलवारबाज और विनेश फोगाट पहलवान है। जो ये पहली महिलाएं हैं भवानी सिंह और विनेश फोगाट, ये दोनों ऐसी पहली महिलाएं हैं जो कि विनेश फोगाट पहलवानी में यानी कि रेसलिंग में और भवानी सिंह तलवारबाजी में अभी टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई किए हैं। नेक्स्ट, भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स पहल लॉन्च की है? तो ये पहल टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये भूटान के साथ एक लॉन्च किया है। ठीक है, इसके अलावा ये पता होना चाहिए कि यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति हैं यहाँ के लेटॉय सेरोय हैं इनके यहाँ के। और यहाँ की जो कैपिटल है भूटान की थिम्पू और करेंसी नगलत्रम। ऐसे ही नेपाल का कैपिटल काठमांडू और करेंसी रुपया। बांग्लादेश का कैपिटल ढाका और करेंसी टका। म्यांमार का है न्यापिता है। इसके अलावा आप लोगों को पता होना चाहिए कि नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली, जो कि अभी बहुमत साबित नहीं कर पाए थे अपने यहाँ संसद में। फिर उसके बाद विद्या देवी भंडारी ने विपक्ष से कहा कि आप लोग अपने बहुमत साबित कीजिए, तो विपक्ष ने भी साबित नहीं कर पाए। तो फिर भी इनको नेपाल में फिर से केपी शर्मा ओली को प्राइम मिनिस्टर के लिए अपॉइंट किया गया, शपथ ग्रहण दिलाया गया विद्या देवी भंडारी के द्वारा। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना सबको पता है। और ऐसे ही म्यांमार की आंग सान सू की, म्यांमार की प्राइम मिनिस्टर आंग सान सू की। अभी ये प्राइम मिनिस्टर तो हैं लेकिन अभी इस समय यहाँ पे सैन्य विद्रोह हो गया है, तख्ता पलट हो गया है, तो इनको हिरासत में ले लिया है वहां की सेना ने। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष वर्ल्ड एमएसएमई डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एमएसएमई डे मनाया जाता है 27 जून को। और एमएसएमई का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जिसको हिंदी में बोलेंगे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम। ठीक है, और इस बार की जो थीम थी एमएसएमई डे की वो थी की टू एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। इस बार की 2021 की एमएसएमई डे पे थीम थी। सबसे पहले एमएसएमई डे 27 जून 2017 को मनाया गया था। 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, जो कि रैमसर कन्वेंशन से संबंधित है। आप लोगों को पता होगा शायद, या नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ कि रैमसर कन्वेंशन में वेटलैंड पे एक वो साइन किया गया था। ठीक है, वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए। ये इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड वेटलैंड डे जो मनाया जाता है 2 फरवरी को। और इस बार 2021 की वर्ल्ड वेटलैंड की जो थीम थी वेटलैंड एंड वाटर इस बार की थीम थी। ऐसे ही 22 अप्रैल को इंटरनेशनल अर्थ डे मनाया जाता है और 3 मई को प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल अर्थ डे मनाया जाता है, जिसकी थीम थी रीस्टोर आवर अर्थ इस बार की थीम थी। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। इस फ्रीडम डे पे जो 2021 का थीम था वो था इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गोल। क्या था? इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गोल। हम जल्दी आज इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि 2 दिन का करंट अफेयर आज ही कवर करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। सचिन तेंदुलकर के बाद 22 सालों तक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली
दूसरी क्रिकेटर कौन है? सचिन तेंदुलकर के बाद 22 सालों तक लगातार एक दिवसीय क्रिकेट खेलती रही हैं, वो है मिताली राज। मिताली राज जो कि इंडियन वुमेन टीम की कैप्टन भी रही हैं। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि दूसरी प्लेयर तो हैं लेकिन पहली महिलाएं हैं, पहली महिला जो 22 सालों तक लगातार वनडे क्रिकेट खेलती रही हैं वो है मिताली राज, इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टन मिताली राज। ठीक है, और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? सचिन तेंदुलकर का, जो कि पहले हैं। ठीक, इतनी बात याद रखेंगे। दूसरी बात, शेफाली वर्मा भी अभी एक रिकॉर्ड बनाई है। फर्स्ट डेब्यू में पहले 2 टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने अर्धशतक लगा दिए हैं, जो कि इंग्लैंड में खेल रही थी। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। फर्स्ट डेब्यू में ही अर्धशतक लगाने वाली पहली कौन है? शेफाली वर्मा, इतना याद रखेंगे। और ये पहली भारतीय महिला है, शेफाली वर्मा पहली भारतीय महिला है जिन्होंने डेब्यू में सबसे अधिक रन बनाया है। डेब्यू में सबसे अधिक रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन? शेफाली वर्मा। इसके अलावा विराट कोहली के बारे में आपको पता है, इंडियन क्रिकेट टीम के इस समय कैप्टन हैं और इनको 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था। 2019 में जब विराट कोहली को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था, उसके साथ में ही मीराबाई चानू को दिया गया था, जो कि वेट लिफ्टिंग से हैं। ठीक है, इतना याद रखेंगे। रोहित शर्मा को भी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है, लेकिन वो 2020 में दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य में एक ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल का गठन किया है? ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल का गठन किया है वो है राजस्थान सरकार। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ट्रांसजेंडर समुदाय को एक सम्मान देने के लिए। ठीक है, कौन? ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल, राजस्थान। इसके अलावा आपको पता होगा कुछ हाल ही में कुछ महीनों पहले ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी खोले गए हैं। कहाँ? यूपी में। ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी यूपी के कुशीनगर में खोला गया है। केरला में भी अभी एक रिकॉर्ड बना है। वो क्या रिकॉर्ड था? केरला में जो रिकॉर्ड बना है, फर्स्ट जेंडर पार्क इन कोझिकोड में पहला जेंडर पार्क केरला में बनाया गया है। इसके अलावा उड़ीसा में फर्स्ट फायर पार्क बनाया गया है। उड़ीसा में फर्स्ट फायर पार्क तो यहाँ बनाया गया ही, एक और बनाया गया टायर पार्क, वो भी उड़ीसा में ही है। ये चीज ध्यान रखेंगे, उड़ीसा में फर्स्ट फायर पार्क और फर्स्ट टायर पार्क दोनों बनाया गया है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। 2014 में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रांसजेंडर समुदाय है उसकी एक थर्ड जेंडर घोषित किया था, और जो पहचान पत्र होता है वहां पे, और जहां भी जरूरत होती है एक डेटा की, तो वहां पे एक थर्ड जेंडर ग्रुप में एक्सेप्ट किया गया था 2014 में। ये चीज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, हाल ही में साजन प्रकाश ने टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई कर लिया है। साजन प्रकाश का संबंध किस खेल से है? साजन प्रकाश टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई कर लिए हैं। ये एक स्विमर हैं। ये एक क्या है? स्विमर हैं। एक बहुत ही फेमस, बहुत ही दिग्गज स्विमर का नाम आप लोगों को पता होगा, माइकल फेल्प्स। सबसे ज्यादा अवार्ड जो है ओलंपिक के, सबसे ज्यादा अवार्ड उन्हीं के नाम है, माइकल फेल्प्स के। ठीक है, वह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, याद रखेंगे। वेट लिफ्टिंग से कौन सी प्लेयर है? वेट लिफ्टिंग से प्लेयर है मीराबाई चानू। इनके अलावा एक और है संजीता चानू। ये दोनों मणिपुर से हैं, दोनों वेट लिफ्टर हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, आपको पता होगा, उनका नाम रेसलिंग से ही है, उससे वेट लिफ्टिंग से कड़म मलेश्वरी, ये भी वेट लिफ्टिंग से ही है, कर्णम मलेश्वरी। इनको सबसे पहला ओलंपिक में अवार्ड मिला था। सबसे पहले ओलंपिक में अवार्ड पाने वाली इंडियन फीमेल जो थी कर्णम मलेश्वरी थी, जो कि ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी। ये चीज आप लोग याद रखेंगे। और इनको आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। बैडमिंटन में पीवी सिंधु जो कि रियो ओलंपिक 2016 में सिल्वर मेडल लेके आई थी बैडमिंटन से। रेसलिंग से आपको पता ही होगा विनेश फोगाट। इसके अलावा और भी लोग हैं, जैसे कि बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक। विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और
साक्षी मलिक, ये सब रेसलिंग है, रेसलिंग से संबंधित है। नेक्स्ट, ओला किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटर की फैक्ट्री बना रहा है? ओला आप लोगों को पता है कि मोटर कंपनी है, ये रेंट पे मोटर भी देता है। ये अभी सबसे बड़ी लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी बना रहा है, लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी बना रहा है, फैक्ट्री बना रहा है। कहाँ पे बना रहा है? ये बना रहा है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में इलेक्ट्रिक स्कूटर फैक्ट्री बना रहा है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर फैक्ट्री होगा। ये चीज आप लोग याद रखेंगे, करंट अफेयर के नजरिए से इंपॉर्टेंट होगा। ऐसे ही गुजरात, महाराष्ट्र और बिहार ने भी कुछ ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नई नीति लागू करने वाला गुजरात है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लागू करने वाला सबसे पहला स्टेट है इंडिया का गुजरात। और मैं बता दूं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च करने वाला तो गुजरात है, लेकिन सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट कब आया था? सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट आया था 1988 में, सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में। उसके बाद फिर आया था अगले साल, उसके एक साल बाद सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल एक्ट। तो सब जो रूल एक्ट आया था 1989 में आया था, जो कि मोटर से रिलेटेड है। ठीक है, इतनी बातें याद रखेंगे। अभी महाराष्ट्र से एक न्यूज आई थी, आप लोगों को पता होगा कि महाबलेश्वर गुफाओं में से एक निपा वायरस मिला है। महाबलेश्वर गुफाओं से निपा वायरस का प्रमाण मिला है, जो कि वहां पे एक चमगादड़ में पाया गया है। महाबलेश्वर की गुफाओं में महाराष्ट्र में निपा वायरस मलेशिया से आया है, जो कि लगभग 2018 में काफी तेजी से फैला हुआ था निपा वायरस। ठीक है, इतना याद रखेंगे। बिहार से भी एक मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री है, मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री ने भी एक रिकॉर्ड बनाया है, जो कि यह है कि 12,000 हॉर्स पावर का इंजन तैयार किया है। 12,000 हॉर्स पावर का एक इंजन तैयार किया है। लोकोमोटिव फैक्ट्री कौन? मधेपुरा, जो कि बिहार में स्टेब्लिश्ड है। जो इलेक्ट्रिक स्कूटर की फैक्ट्री बन रही है, उसकी फर्स्ट फेज पूरी हो चुकी है, और इसके लिए तमिलनाडु सरकार से 24,000 करोड़ रुपए का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है ओला ने एक MOU साइन किया है तमिलनाडु सरकार से। कितने का? 24,000 करोड़ रुपए का। किसके लिए? सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटर की फैक्ट्री बनाने के लिए। और ओला के CEO भाविश अग्रवाल हैं। ओला न्यूज में रहा है, इसलिए उनके CEO का नाम याद करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, किस देश की सेना ने एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर, एयरबॉर्न हाई पावर लेजर यानी कि AHPE का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो ड्रोन को मार गिराने की क्षमता रखता है? AHPE जिसका फुल फॉर्म है एयरबॉर्न हाई पावर लेजर। ये एक ऐसा लेजर का विकास किया है इजराइल ने एक ऐसे लेजर पावर की विकास किया है, जो कि हवा में उड़ रहे ड्रोन या फिर मिसाइल को हवा में उड़ा सकता है। ठीक है, ये काफी अच्छी पहल है उसकी, और ये वर्ल्ड में पहली बार ऐसा हुआ है जिसने लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ऐसी कोई तकनीक बनाई है। ठीक है, लेजर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ऐसी कोई सिस्टम बनाई है। इसके अलावा इजराइल की एक और ही डिफेंस सिस्टम बहुत ही चर्चे में रहा है अभी, वो है आयरन डोम सिस्टम, जो कि अभी हमास से हो रहे विवाद में उसने यूज किया। आयरन डोम डिफेंस सिस्टम, ये भी कुछ ऐसा ही है, जो हवा में आ रही जितनी भी मिसाइलें उसकी तरफ आती हैं, ये आयरन डोम डिफेंस सिस्टम से सबको हवा में ही ध्वस्त कर देता है, मार देता है। ठीक है, इससे क्या है, इसके जो कंट्री है उस पर मिसाइलों का अटैक होने से बच जाता है। ऐसे ही आप लोगों को पता है रशिया की राजधानी मॉस्को और करेंसी रबल है। रशिया मॉस्को करेंसी रबल है। ठीक है, रशिया का जो संसद है, पार्लियामेंट है, उसको ड्यूमा नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? ड्यूमा। चाइना, ऐसे ही चाइना की स्पेस एजेंसी है CNSA। चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम है CNSA, जिसको बोलते हैं चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। चाइना का स्पेस एजेंसी है, और चाइना की कैपिटल जो है बीजिंग है। चाइना की कैपिटल बीजिंग, और करेंसी रेन में भी
रेनमिनबी ये करेंसी है। इसके अलावा आपसे युआन भी पूछ सकता है कि युआन कहाँ की करेंसी है, तो एक्चुअली युआन भी चाइना का ही है। अब फर्क क्या है दोनों में, जैसे हमारे यहाँ रुपया और पैसा चलता है वैसे ही उनके यहाँ युआन और रेनबी चलता है। तो चाइना से दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रसिया का जो स्पेस एजेंसी है उसको बोलते हैं रॉसकॉस्मोस, SOROSCOSMOS। रॉसकॉस्मोस है जो है ये रसिया का स्पेस एजेंसी है। इंडिया की स्पेस एजेंसी आप लोगों को पता ही है, इसरो है। इंडिया की स्पेस एजेंसी क्या है, इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इजराइल की कैपिटल जो है, इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम। और यहाँ के अभी प्राइम मिनिस्टर जो थे बेंजामिन नेतन्याहू, वो अभी चेंज हो गए। इस समय नेफ्टाली बेनेट इस समय की वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। कहाँ के, इजराइल के। और इजाक हरजोग जो है वहाँ के क्या हैं, प्रेसिडेंट हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि भाषाओं के संरक्षण के लिए जन आंदोलन की जरूरत है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने क्या कहा है कि भाषाओं के संरक्षण के लिए जन आंदोलन की जरूरत है। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है, ये कभी भी एग्जाम में स्टेटमेंट के रूप में पूछ सकता है कि ऐसा किसने कहा है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है? अनुसूची 8 जो है भारत की भाषाओं से संबंधित है। ठीक है। और वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं संविधान में? वर्तमान में हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं। ये बात आप लोग याद रखेंगे, कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। इसके अलावा कुछ और बातें डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 क्या है? पंचायती राज से रिलेटेड है। पंचायती राज से रिलेटेड है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। अनुच्छेद 11 है पंचायती राज। कौन से अमेंडमेंट में आया था? ये 73वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में आया था। 1992 में अमेंड हुआ था संविधान, 73वां संविधान संशोधन। उसमें पंचायती राज व्यवस्था जो शेड्यूल है 11 में आया था। अनुच्छेद नहीं, एक्चुअली शेड्यूल है, उसको अनुसूची बोलते हैं हिंदी में। अनुसूची 12 में क्या आया था? अनुसूची 12 में आया था नगर पालिका आया था। और ये 74वां संविधान संशोधन था। कब? संविधान संशोधन 74वां 1992 में भी आया था। संविधान संशोधन 74वां 1992 में पंचायती राज, जो कि अनुसूची 12 में रखा गया है। अनुसूची 5 जो है SC और ST कैटेगरी के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड आता है। उससे जुड़े हुए जो भी कानून है, जो भी नियम हैं बनाए गए हैं हमारे संविधान में, वो सब आते हैं हमारे अनुसूची 5 में या शेड्यूल 5 में। ठीक है। मैं गलती से अनुच्छेद बोल दिया हूँ तो अनुच्छेद नहीं होगा, ये अनुसूची है जिसको हम शेड्यूल बोलते हैं। ठीक है, इतनी बातें याद रखेंगे। अगला, संविधान के जनक किसे कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनको संविधान का जनक कहा जाता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल जो 32 है, आर्टिकल 32 को उन्होंने बोला था कि आर्टिकल 32 जो है वो हमारे भारतीय संविधान की आत्मा है। क्यों कहा था? क्योंकि इस आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बताई गई हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब ये है कि अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम आर्टिकल नंबर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। और हम ये वो कर सकते हैं कि दावा कर सकते हैं कि हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, जिसमें हमें सुप्रीम कोर्ट संरक्षण प्रदान करेगा। इसीलिए भीमराव अंबेडकर ने इसको क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि हमारे संविधान का आत्मा है। ठीक है। इसके अलावा कुछ और फैक्ट हमारे संविधान से 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को एक्सेप्ट कर लिया गया था और फाइनल जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को हुआ था। जब सबसे पहले संविधान बना था तो सबसे पहले 225 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां। वर्तमान में 8 अनुसूचियों में 4 की वृद्धि कर दी गई है और क्या बना दिया गया है? 12 अनुसूचियां बना दी गई है। और टोटल 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं, जिनमें से जीएसटी का संशोधन जो है 101वां संविधान संशोधन है। ठीक है। संविधान संशोधन 101वां जो है जीएसटी के लिए आया था। और जीएसटी लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। विजय केलकर समिति की सिफारिश से जीएसटी
बनी थी। ठीक है, इतनी बात याद रखेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च किया गया आदि प्रशिक्षण पोर्टल का संबंध किस मंत्रालय से है? आदि प्रशिक्षण पोर्टल का संबंध किस मंत्रालय से है? यहाँ पे वर्ड आदि दिख रही है, आदि का मतलब आदिवासी से रिलेटेड है, यानी कि ट्राइबल अफेयर से रिलेटेड है। ठीक है, रिसेंटली लॉन्च्ड आदि ट्रेनिंग पोर्टल इज रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स से ये लॉन्च किया गया है। और इसके मंत्री कौन है? ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर कौन है? अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा है इसके मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल मिनिस्टर। ठीक है, जनजातीय मंत्रालयों के जो मंत्री हैं वो अर्जुन मुंडा हैं, ये झारखंड से बिलोंग करते हैं। ऐसे ही मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये हरदीप सिंह पुरी हैं। हरदीप सिंह पुरी जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैं। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री, अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री होंगे। मुख्तार अब्बास नकवी, मुख्तार अब्बास नकवी जो हैं ये हैं अल्पसंख्यक मंत्रालय के, अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री। ये चीज आप याद रखेंगे, मुख्तार अब्बास नकवी। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मतलब ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, इसके मंत्री हैं थावर चंद गहलोत। कौन है? थावर चंद गहलोत हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के मंत्री। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा महाराष्ट्र में मकड़ी की 2 नई प्रजातियों की खोज की गई। मकड़ी की दोनों प्रजातियों का क्या नाम है? ये दोनों प्रजातियां हैं जेनेरा फेनिटेला और आइसिस तुकारामी। जेनेरा फेनिटेला और आइसिस तुकारामी, ये दोनों प्रजातियां हैं मकड़ी की, जो कि रिसेंटली खोजी गई है महाराष्ट्र में। ये इंपॉर्टेंट होगा, जब भी कोई नई प्रजाति खोज जाती है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये चीज याद रखेंगे। क्या क्या? जेनेरा फेनिटेला और आइरिस तुकारामी। आइरिस तुकारामी का जो नाम दिया गया है तुकाराम उम्बले के नाम से दिया गया है। आइरिस तुकारामी का नाम दिया गया है आईसीएस तुकारामी, सॉरी आईसीएस तुकारामी का नाम दिया गया है तुकाराम उम्बले के द्वारा, जो कि सब इंस्पेक्टर थे मुंबई अटैक 2008 के टाइम पे। ठीक है, मुंबई अटैक जब हुआ था उस समय सब इंस्पेक्टर थे और वो शहीद हो गए थे उस अटैक में, इसलिए उनको सम्मान देने के लिए ये आईसीएस तुकारामी नाम दिया गया है मकड़ी की एक प्रजाति को। एक और प्रजाति आप लोग देख रहे हैं, एक मछली की प्रजाति है, यह सिस्टूरा हिरण्यकेशी। इनको खोजा किसने था? तेजस ठाकरे ने। तेजस ठाकरे इन्होंने खोजा है सिस्टूरा हिरण्यकेशी। ये एक मछली की प्रजाति है और ये उदय ठाकरे के बेटे हैं, तेजस ठाकरे। अगला क्वेश्चन, अग्नि सीरीज की सबसे आधुनिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, इससे संबंधित कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है, यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। यहाँ पे ये वर्ड ध्यान देने वाली बात है, ये देना चाहिए। फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी होगी? स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम लोग, टेस्टेड बाय डीआरडीओ फ्रॉम एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड नियर ओडिशा कोस्ट। ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ट्रू है। ये जो अभी मिसाइल बनाई गई है अग्नि प्राइम, उसको अभी उड़ीसा के कलाम आइलैंड से उसको प्रक्षेपित किया गया था, टेस्ट फायर किया गया था, बिल्कुल सही है। इसके अलावा इट्स फायर पावर इज 1000 to 2000, ये भी सही है, ये भी सही है। उसके अलावा इट विल बी गाइडेड बाय इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम बेस्ड ऑन एन एडवांस्ड रिंग लेजर गायरोस्कोप, ये भी सही है। पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन सही है। चौथा ऑप्शन क्या है? इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय इसरो। नहीं, इसरो से नहीं, डीआरडीओ से इसको मैन्युफैक्चर किया गया है, इसलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जबकि ये ही गलत स्टेटमेंट है। बाकी के पहले, दूसरे, तीसरे सही हैं। अग्नि प्राइम नाम है, अग्नि प्राइम को कहाँ से टेस्ट फायर किया गया है? कलाम द्वीप से, उड़ीसा के कलाम द्वीप से किया गया है, जिसको डीआरडीओ ने विकसित किया है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1958 में इसका फॉर्मेशन हुआ है। इसमें जी सतीश रेड्डी यहाँ डीआरडीओ के चेयरमैन हैं, याद रखेंगे। अगला,
हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार कौन संभालेंगे? हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालेंगे जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमत। विजय कुमार मलिमत अभी हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होंगे। जस्टिस हिमा कोहली, नाम आप लोगों ने सुना होगा जस्टिस हिमा कोहली का। ये कौन है? यह है तेलंगाना की पहली महिला चीफ जस्टिस। तेलंगाना की पहली महिला चीफ जस्टिस, मैं स्टेट लिख देता हूँ, तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस। और मनीषा नाथ भंडारी अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं कहाँ? इलाहाबाद यूपी, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में ये रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं एज चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। ऐसे ही एनवी रमन्ना हमारे देश के 48वें सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त हुए हैं। ठीक है, याद रखेंगे, नियुक्त होने वाले हैं। अगला है, आरबीआई ने विधायक और सांसदों को शहरी सहकारी बैंकों में एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर या पूर्णकालिक निर्देशन फुल टाइम डायरेक्शन का पद संभालने पर रोक लगा दी है। प्रारंभ में आरबीआई का मुख्यालय कहाँ था? एक बार न्यूज फिर से पढ़ते हैं इंग्लिश में। आरबीआई हैज बार्ड एमएलएज एंड एमपीज फ्रॉम होल्डिंग द पोस्ट ऑफ एमडी फॉर फुल टाइम डायरेक्टर इन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। फेयर वॉज हेडक्वार्टर्स ऑफ आरबीआई। आरबीआई का हेडक्वार्टर सबसे पहले कहाँ थे, उसके बाद अभी कहाँ शिफ्ट किया गया है? तो रिसेंटली आप लोगों को पता होगा कि रिसेंटली मतलब वैसे तो बहुत पहले ही हो गया था, लेकिन अभी करंटली जो है मुंबई में हेडक्वार्टर्स है। किसका? आरबीआई का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और सबसे पहले ये कोलकाता में शिफ्ट किया, मतलब हेडक्वार्टर बनाया गया था। आरबीआई का जो फॉर्मेशन हुआ है, गठन हुआ है, ये सबको पता है। आरबीआई एक्ट 1934 से हुआ है और आरबीआई बना कब था? 1 अप्रैल 1935। और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है, नेशनलाइजेशन हुआ था कब? 1949 को हुआ था। इसके अलावा सबसे पहले आरबीआई के गवर्नर थे, वो थे ऑसबॉर्न स्मिथ, जो कि अपने इंडिया से नहीं थे। सबसे पहले गवर्नर थे आरबीआई के ऑसबॉर्न स्मिथ। आप देखिए कुछ बैंक ऐसे हैं जिनका दिल्ली में हेडक्वार्टर है, जैसे कि पीएनबी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, और लखनऊ में सिडबी का हेडक्वार्टर है। सिडबी का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, लखनऊ। सिडबी का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होना चाहिए, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लखनऊ में हेडक्वार्टर्स है। ठीक है, इतनी बात याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। ये 29 जून यानी कि आज मनाया जाएगा, आज ही के दिन मनाया जाता है 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। ये 7 जून को देख रहा है खाद्य सुरक्षा, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। कब? 7 जून को। 12 जून को क्या मनाया जाता है? 12 जून को मनाया जाता है एंटी चाइल्ड लेबर डे। एंटी चाइल्ड लेबर डे मतलब क्या है? बाल श्रम विरोध दिवस। बाल श्रम विरोध दिवस मनाया जाता है कब? 12 जून को। 29 जून को एनएस बता ही दिया है, नेशनल सांख्यिकी। और इसके अलावा 21 जो वर्ल्ड योगा डे मनाया जाता है 21 जून को। वर्ल्ड योगा डे इस बार की थीम थी योगा फॉर वेलनेस। योगा फॉर वेलनेस इस बार की थीम थी। इसके अलावा एक और ऑनलाइन फैक्ट है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। 4 बार ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट सेरेना विलियम्स इस बार टोक्यो ओलंपिक में भाग नहीं लेंगी। और सेरेना विलियम्स जो कि 4 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल पा चुकी हैं, इस बार उन्होंने खुद अनाउंस किया है कि वो इस बार के टोक्यो ओलंपिक में भाग नहीं लेंगी। ठीक है, ये थे आज और कल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, उनसे रिलेटेड कुछ स्टैटिक फैक्ट्स आप लोग रिवाइज करते रहिए। और देखने में तो कुछ ऐसा लगता है कि मैंने कम ही क्वेश्चन किए हैं, लेकिन जो हम स्टैटिक फैक्ट्स और उनसे रिलेटेड कुछ बैकग्राउंड, उनसे रिलेटेड कुछ और भी पुराने न्यूज़ बताते हैं, ये सारे मिला के लगभग 50-60 के आसपास करंट अफेयर डिस्कशन हो जाता है। ठीक है, आप लोग रिवीजन करते रहिए। जय हिंद।